जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 21 अप्रैल 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट पेज पे दो न्यूज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट है, एक तो यह न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और दूसरा यह न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी हमने पाकिस्तान के संदर्भ में डिस्कस किया, यह आपने सुना होगा कि भारत सरकार अगर पाकिस्तान के संदर्भ में डिस्कस करती है तो बेसिकली 3 पावर सेंटर का जिक्र होता है। पाकिस्तान में 3 पावर सेंटर हैं। पहला पावर सेंटर जो वहाँ की चुनी हुई सरकार है, जिसको लीड कर रहे हैं इमरान खान, वो है। दूसरा पावर सेंटर जो है पाकिस्तान की आर्मी है, राइट। और सबसे मेन पावर सेंटर जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान की आर्मी ही है। हमने देखा है कई बार आर्मी जो है वहाँ पे सत्ता में जो बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, उसको सत्ता से हटा करके आर्मी वहाँ को लीड करना शुरू कर देती है। पाकिस्तान में कई बार सैन्य शासन रहा। और तीसरा जो पावर सेंटर है वो है चरमपंथी संगठन, आतंकवादी संगठन, इस तरह का संगठन जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ता है। अब सोचो, ये जो संगठन है जिसको कहते हैं TLP, तहरीक लिबरेक पाकिस्तान, ये जो संगठन है, ये जो पार्टी है, इस पार्टी को पाकिस्तान सरकार ने बैन घोषित कर दिया। इसकी क्या मांग थी? इसकी एक ही मांग थी कि फ्रांस के जो राजदूत हैं उसको देश से बाहर निकाला जाए। अब देखो, इसके आगे सरकार झुक गई है और सरकार जो है अब इस पे डिस्कशन स्टार्ट कर दी है पार्लियामेंट में। अब द्वंद्व की कंडीशन देखो, अगर पार्लियामेंट में यह रिजोल्यूशन पास हो जाता है कि फ्रेंच राजदूत को देश से बाहर भेज दिया जाए, ऐसे कंडीशन में फ्रांस के राजदूत को भेज दिया जाएगा। फ्रांस के राजदूत अगर देश से बाहर चले जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में फ्रांस और पाकिस्तान का रिलेशन हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। और ना सिर्फ फ्रांस के राजदूत चले जाएंगे बल्कि यूरोपियन यूनियन के जितने राजदूत हैं वो सभी देश छोड़ के चले जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी भयंकर घाटा होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है एक टेक्सटाइल कंट्री है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे वस्त्र बनते हैं और उस वस्त्र का सबसे बड़ा खरीदार यूरोपीय यूनियन है, खास करके खास करके फ्रांस है। तो ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान को काफ़ी लॉस होगा। अगर मान लो ये रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में चरमपंथी संगठन जो है, ये आतंकवादी संगठन जो है तहरीक लिबरेक पार्टी जो है, ये पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे। अभी वर्तमान में 800 से अधिक पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं। तो इसी कंडीशन में सरकार जो है, इमरान खान की सरकार गिर जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन काफ़ी ख़राब कंडीशन। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस चीज़ पे आपकी नज़र रहनी चाहिए, पड़ोसी के बारे में आपकी नज़र रहनी चाहिए। देखो, ये टॉपिक भी हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि देश में जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, न्यायिक सुधार की देश भर में आवश्यकता है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आगे आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों के जल्द निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गाइडलाइन जारी किया है। उसी गाइडलाइन के संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक रिपोर्ट था। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स क्यों होना चाहिए। तो एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-18 का आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें कहा गया था कि देश में 7 लाख करोड़ रुपए का जो मैटर है वो जुडिशियल में फंसा हुआ, न्यायपालिका में फंसा हुआ। यानी 7 लाख करोड़ का मैटर सोचो न्यायपालिका में फंसा हुआ 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। अगर ये मैटर क्लियर हो जाता है तो 7 लाख करोड़ से मान लो सरकार को लगभग 30% के आसपास सरकार को टैक्स जाएगा, तो 2 लाख करोड़ के आसपास सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, राइट। काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। न्यायपालिका की लेट लतीफ़ी के कारण ये न्यायपालिका में फंसा हुआ। जिन देशों में न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ़ है वहाँ आय भी अधिक है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि जहाँ न्याय प्रक्रिया ढंग की है, न्याय प्रक्रिया त्वरित समाधान कर देती है, वहाँ आय भी अधिक है। जैसे इंग्लैंड, सिंगापुर, USA। इंडिया वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2019 में 68 पोजीशन पे है। यानी कह सकते हो न्यायिक प्रक्रिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है देश की आय से। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कानूनी विलंब के कारण GDP जो है 0.9% नीचे चली गई है।
तो कानूनी विलम्ब के कारण ये तीनों डाटा है कोट कर सकते हैं। कभी भी आपको न्यायिक स्वीकृति पे लिखना हो तो तीनों डाटा में किसी भी डाटा को लेकर के आप भूमिका लिख के स्टार्ट कर सकते हैं। यदि सरकार न्यायपालिका पे खर्च करती है और जल्दी न्याय मिलता है तो अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, लेकिन सरकार पे बजट का बोझ बढ़ता है, परंतु तुलनात्मक रूप से यह फायदा होगा, निश्चित तौर पे फायदा होगा। अब देखो विवाद का क्या विषय है। विवाद का विषय है कि 2016 में 15% पद रिक्त थे, 2015 में 37%, 2019 में 37% पद रिक्त रहे हैं, जो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के पद रिक्त रहे हैं मिला करके। बजट में गिरावट 2018-19 में न्यायपालिका के बजट 4,376 करोड़ था, जो 19-20 में 3,055 करोड़ कर दिया गया। तो बजट निश्चित तौर पे कम किया गया न्यायपालिका का। कार्य दिवस जो है, काम करने का जो डे है, सुप्रीम कोर्ट में 190 दिन लोग काम करते हैं, हाई कोर्ट में 232 दिन, और लोअर कोर्ट जो है जिसमें जिला न्यायाधीश वगैरह होता है उसमें 244 दिन एक वर्ष में काम करते हैं। तो कार्य करने का जो दिवस है वो भी काफ़ी कम है। सुप्रीम कोर्ट का देखो तो काफ़ी कम है। अब देखो वकीलों और जजों के बीच तालमेल का, कई वकील प्रतिदिन सुनवाई के हिसाब से चार्ज करते हैं, जितना अधिक सुनवाई होगा उतना ही अधिक चार्ज होगा। जजों और वकीलों को देखना होगा कि कैसे जल्दी सुनवाई करें। मान लो जो वकील के पास जाओगे वो पर डे के हिसाब से चार्ज करता है, तो जितना दिन अधिक वो चार्ज करेगा, जितना उनको नया डेट मिलेगा उतना उसको पैसा मिलेगा, राइट। तो इसलिए वकील चाहते हैं कि केस लटका रहे, केस का त्वरित समाधान नहीं हो। तो ये भी एक ड्रॉबैक है हमारे जुडिशियल सिस्टम का। तकनीक के इस्तेमाल, यदि दायर प्रतिलिपि भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए, सभी जजमेंट भी ऑनलाइन उपलब्ध हो, राइट। यानी हम जो एफआईआर करें वो ऑनलाइन हो, उसके बाद जितना भी जजमेंट का कॉपी हो वो ऑनलाइन हो। नॉर्मली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन लोअर कोर्ट का अभी जजमेंट ऑनलाइन नहीं आ रहा है। जजों के जवाबदेह हो, जजों का मूल्यांकन हो, समय समय पर उनका प्रशिक्षण हो, उनसे हटाए जाने की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए। निश्चित तौर पे ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक तो जजों को प्रशिक्षण दीजिए, समय और परिस्थिति के अनुसार तकनीक का यूज करने के लिए जजों को आना चाहिए, राइट। जजों का मूल्यांकन हो, ये भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जजों को हटाए जाने की प्रक्रिया बहुत आसान की जानी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज थे, वो किसी रिश्वत के मैटर में फंस गया। अब देखो रिश्वत के मैटर में फंस गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिकमेंड किया कि इस जज को हटा दिया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जज को हटा दिया जाए। लेकिन उस जज को हटाने का प्रक्रिया इतना टफ है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो हटाने का प्रक्रिया है वहीं हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने का भी वही प्रक्रिया है, राइट। तो प्रक्रिया काफ़ी टफ है, इसलिए इसको हटाया नहीं जा पाया। तो इसलिए कहा जाता है कि जजों को हटाने की प्रक्रिया को आसान किया जाना चाहिए। अब देखो जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के सरकार और सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर रही है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के दायरे में आ गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के दायरे में आ गया। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से न्याय व्यवस्था सुलभ हुई है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की व्यवस्था की गई है। और देखो ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में 3-4 पॉइंट दिया हुआ है। पहला कि उच्च न्यायालय में 40% पद खाली हैं, 37% पद खाली हैं उच्च न्यायालय और लोअर न्यायालय मिला के, लेकिन उच्च न्यायालय में सिर्फ 40% पद खाली हैं। उच्च न्यायालय में 57 लाख मुकदमा है जिसको निपटाना जरूरी है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 224A, आर्टिकल 224A के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति हो, ताकि जो 57 लाख मैटर जो फंसा हुआ हाई कोर्ट में उसको त्वरित निपटान किया जाए। अस्थायी जजों की नियुक्ति कर लीजिए आप, जिसे एडहॉक जज भी कहा जाता है, और ख़ास करके वो 5 साल या उससे अधिक पुराने मैटर को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमें त्वरित न्याय मिल पाएगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति समय सीमा पे होना चाहिए, एक लिमिट टाइम होना चाहिए, टाइम लिमिट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होना चाहिए। ये कुछ गाइडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, जो हाई कोर्ट को जारी किया और लोअर कोर्ट को जारी किया है कि ये काम आप कीजिए, जल्दी से जल्दी न्यायाधीशों की नियुक्ति कीजिए। नए न्यायाधीशों की अपनी नियुक्ति करने में समय लगेगा, एक तो समय सीमा पर उनको नियुक्ति कीजिए, उसके बाद एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति कीजिए, उसके बाद आप जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कीजिए, लेकिन कुछ भी कीजिए समय पे आप मैटर को सॉल्व कीजिए, राइट।
देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, अगर इंटरनेशनल रिलेशन को आप देख रहे हैं तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में $3 अरब से अधिक का है। मैत्री बांध, सलमा बांध जिसको हम कहते हैं, वो भारत ने बनाया। इसके अलावा अफगानिस्तान के जो जो संसद भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, उसे भी भारत ने बनाया। तो ऐसी कंडीशन में जब देखो अफगानिस्तान के बारे में एक बात आप समझो कि जैसे मान लो ये अफगानिस्तान है, इसके 40% क्षेत्र पे तालिबान का कब्जा है अभी भी, और 60% क्षेत्र पे जो है वहाँ की चुनी हुई सरकार वो शासन करती है। अगर मान लो अमेरिका की जो सैनिक है वो बाहर चली गई, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि 11 सितंबर 2021 तक अमेरिका के सैनिक बाहर चले जाएंगे, अफगानिस्तान छोड़ देंगे, तो वैसी कंडीशन में वहाँ पे तालिबान हावी हो जाएगा। तालिबान क्या है? एक आतंकवादी संगठन है। हम भारत विशेषकर उसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। हालांकि पहली बार मॉस्को वार्ता 2018 में भारत ने अनौपचारिक तौर पे तालिबान के साथ बातचीत भी किया, राइट, पहली बार। इससे पहले हमने कभी नहीं किया। जब तालिबान की सरकार थी 1996 से लेकर के 2001 तक अफगानिस्तान में, तब हमने उसे मान्यता नहीं दिया था, राइट। तो अगर तालिबान चला जाता वहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे देखो चीन का क्या कहना है। अगर तालिबान से अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक वापस चली जाती हैं, तो चीन का कहना है कि चीन जो है वहाँ पे सक्रिय हस्तक्षेप कर सकता है, चीन वहाँ पे अपने सैनिक तैनात कर सकता है। अब चीन का सैनिक अफगानिस्तान में तैनात हो, इसका क्या मतलब है? और चीन का कहना है कि जो अफगानिस्तान में अशांति है, वो अशांति जो है उसके सिनजियांग प्रांत में फैल सकता है, जहाँ पे उइगर समुदाय रहते हैं। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया है कि लगभग चीन में 20 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को जेल में डाला गया है, और वो कहाँ है? तो वो है सिनजियांग प्रांत में। तो चीन का कहना है कि अगर अमेरिका बाहर चला गया, अमेरिका के सैनिक, तो हम हस्तक्षेप करेंगे अफगानिस्तान में, हम अपने सैनिक वहाँ भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि कहीं अफगानिस्तान की अशांति चीन के सिनजियांग प्रांत में ना फैल जाए। लेकिन ये बहाना, बेसिकली इससे क्या होगा? देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती है, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है, और पाकिस्तान जो है तालिबान का समर्थक है, तालिबान को बनाया ही पाकिस्तान ने है। तो ऐसी कंडीशन में ये तीनों की गठजोड़ वहाँ पे मिल जाएगी, और निश्चित तौर पे भारत, तीनों का दुश्मन भारत है, भारत के लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। अफगानिस्तान इम्पॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए? याद रख लेना कि मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया तीनों का कनेक्शन पॉइंट है अफगानिस्तान। मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया तीनों का कनेक्शन पॉइंट है कौन? अफगानिस्तान। देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुर्तगाल की यात्रा रद्द कर दी है। इससे पहले हमने देखा है कि बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत की यात्रा रद्द कर दी थी, राइट। कोरोना को लेकर के ये हो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अदालतों को बतानी होगी जमानत देने की वजह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी को जमानत दे रहे हैं तो आपको बताना होगा कि उसे जमानत क्यों दे रहे हैं, राइट। इसको भी पढ़ सकते हैं एक बार। नॉर्मली ये सब पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता, कोरोना वाला पेज। राष्ट्रीय फ्लैग इंपॉर्टेंट होता है, ये पेज इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें कुछ खास दिया हुआ नहीं है आज। अब देखो ये जो है ये लगातार चर्चा में आ रहा है पिछले 2-3 दिन से। क्यों चर्चा में है? एक कानून को लेकर एक चर्चा में, मैं पहले कानून दिखा देता हूँ आपको। आज से तकरीबन 27 साल पहले 1993 के आसपास ये कानून बना था। यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है जिसका नाम है अनक्लॉस, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और जिम्मेदारियां का निर्धारण करता है तथा समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए नियम की स्थापना करता है। ये कानून 1982 में बना, लेकिन प्रभाव में आया 1994 में। आज से 27 साल पहले ये कानून प्रभाव में आया था। भारत 1995 में इसे अपनाया
और इसके तहत जो है 3 समुद्र को 3 भागों में बांटा गया। जैसे मान लो हमारा ये भारत है, यहाँ से जो समुद्र है, इस समुद्र के कितने संसाधन पे हम यूज कर पाएंगे उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग जो है वो आंतरिक जल। आंतरिक जल जो है बेसलाइन भूमि के किनारे पे होता है, यह खाड़ी और छोटे खंड शामिल किए जाते हैं इसमें। उसके बाद जो है प्रादेशिक सागर है, टेरिटोरियल सी कहा जाता है इसे। यह बेस लाइन से 24 समुद्री, एक सेकेंड, ओके, देखो ये 3 तरह के अधिकार देते हैं, 3 तरह का क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूट किया है समुद्र का। तो मान लो यहाँ से हमारा समुद्र शुरू होता है हमारे देश का, तो यहाँ से जो 12 नॉटिकल मील है यहाँ तक, इसको टेरिटोरियल सी कहा गया, राइट। ये पूरी तरह से भारत के क्षेत्र के तहत होगा। यहाँ पे भारत जो है अपना क्या कर सकते हो, खनन कर सकता है, समुद्री खनन कर सकता है या बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। उसके बाद 24 नॉटिकल माइल कॉन्टिजियस सी है, यहाँ पे हमारी जो समुद्री मछुआरे वगैरह वो जा सकते हैं, वो अपना काम वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो 200 नॉटिकल मील डिस्टेंस तक हो सकता है। अब इशू क्या है कि ये जो संधि है अनक्लॉज, इसे अमेरिका ने साइन नहीं किया, और अमेरिका ने क्या किया है कि यहाँ जो भारत की भूमि है यहाँ से लेकर के लगभग 130 नॉटिकल मील यहाँ पे जो है उन्होंने अपने युद्धपोत को ले आए और उन्होंने कुछ परीक्षण वगैरह किया। तो भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। भारत ने कहा है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा है, और ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे आ गए बिना हमसे पूछे हुए, ये सही डिसीजन आपका नहीं है, राइट। तो इसी को लेकर के ये एडिटोरियल दिया गया। देखो बाकी जो है ये राइटर का कहना है कि मित्र राष्ट्रों को गलत संकेत दे रहा। भारत जैसे मित्र राष्ट्र जो आपका सहयोगी है, जो चीन को इनकाउंटर करने के लिए आपका एक अच्छा दोस्त है, उसे आप एक गलत संदेश दे रहे हैं। इस नीति को वहन करके आप चलिए दक्षिण चीन सागर में आप जाते हैं, ठीक है जाइए। क्यों? क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन काफ़ी अतिक्रमण कर रहा है। भारत ने कोई अतिक्रमण नहीं किया, चीन की तरफ भारत ने कोई जो है कृत्रिम आइलैंड नहीं बसाया। तो ऐसी कंडीशन में भारत के क्षेत्र में आप आ रहे हैं और भारत से बिना पूछे हुए एक तरह ये गलत संकेत आप दे रहे हैं विश्व के देशों को और भारत को भी। तो इसको भी एक बार देख सकते हैं। बाकी और एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लेना। कृषि मूल्य प्राधिकरण के गठन पे हो विचार। बाकी इस पेज पे कुछ खास न्यूज़ नहीं है। कोरोना संक्रमण का असर दिखने लगा, आर्थिक असर। जो ई वे बिल है वो कम आना शुरू हो गया, उसका संग्रह। रोड पे गाड़ी नहीं चल रही है तो ई वे बिल कैसे आएगा, राइट। तो हम सुस्ती के दौर में एक बार फिर से जाने वाले हैं। देखो इंटरनेशनल पेज पे भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस एक ये न्यूज़ है। सीरम इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर हैं पूना वाला, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से अनुरोध किया था कि आप जो है जो दवाई का बेसिकली इंग्रेडिएंट है, भारत जो वैक्सीन बना रहा है, वैक्सीन जो है भारत की समाप्त हो सकती है कुछ दिन के बाद, तो उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो भारत को देने की आप कोशिश करें या भारत को दें। ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर ने अमेरिका को रिक्वेस्ट किया था। व्हाइट हाउस ने अभी तक इस पर टिप्पणी नहीं किया। अमेरिका में एक लॉ है कि अगर आपातकालीन परिस्थिति में अमेरिका की कोई कंपनी है तो वो सबसे पहले अमेरिकन कंपनी को प्रेफरेंस देगी, राइट। तो अमेरिका ने इस पर अभी तक कोई कमेंट नहीं किया। देखो यूरोपीय यूनियन ने म्यांमार पे लगाए और नए प्रतिबंध। हमने देखा कि किस तरह से म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार को बेदखल कर दिया म्यांमार की सेना ने, और सेना वहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। तो इसको लेकर के अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दोनों ने प्रतिबंध लगा दिया है म्यांमार पे। अब देखो इसका इफेक्ट भारत पे क्या होगा। अगर जैसे ही अमेरिका म्यांमार पे प्रतिबंध लगाया है, अमेरिका चाइना करीब चला गया है म्यांमार के। चाइना का जो है दखल म्यांमार में बढ़ेगा, चाइना का इंटरफेरेंस म्यांमार में बढ़ेगा, जो निश्चित तौर पे भारत के लिए एक सकारात्मक कदम नहीं होगा। तो इस रूप में आप इसे देख सकते हैं।
और साथ ही साथ देखो, जब डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपको लिखना हो तो यहाँ पे एक जो रिपोर्ट दिया हुआ संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट दिया हुआ है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एम्फन तूफान जो आई थी वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा के क्षेत्रों में, उसके कारण देश को 1 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। 24 लाख लोगों ने अपने घर छोड़ा। तो ये डाटा को कभी भी आप कोट कर सकते हैं जब आपको लिखना हो आपदा के बारे में। इसको भी एक बार देख सकते हैं कि मंगल ग्रह पे रोबोट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान में भारतवंशी की अहम भूमिका। और इसको भी देखो, ईरान ने कहा सऊदी अरब से हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार। देखो, ईरान जो है वो शिया बाहुल कंट्री है और सऊदी जो है सुन्नी बाहुल कंट्री है, दोनों का कभी बनता नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में वार्ता शुरू हो सकती है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है वो भी ईरान में आ रहे हैं और निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये वार्ता का संकेत मिल सकता है। भारत के लिए अच्छा ही होगा, ईरान में और सऊदी अरब की वार्ता भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि दोनों के साथ भारत का संबंध अच्छा है। बाकी और कोई खास न्यूज़ नहीं है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।